फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नमस्कार। एडिटोरियल जो दृष्टि आएगा लेटेस्ट है अगस्त मंथ का सार संग्रह, क्योंकि अभी तक यही आ पाया है, पब्लिश हुआ है। तो ज़्यादा नहीं, बस एक एक टॉपिक इसका ना पर डे हम लोग करते चलेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 15-20-25 मिनट मैक्सिमम। तो उससे क्या होगा ना कि कंसेप्ट बिल्डअप होगी, करेंट अफेयर्स की भी, और जो भी यथा स्थिति है, चाहे हमारे कंट्री के अंदर हो चाहे फॉरेन के साथ हो, या जो भी फेमस जो टॉपिक चल रहे हैं, जो हम सब लोग को पता होता है ऑलरेडी, तो उसको हम डिटेल से समझेगा कि ये मैटर क्या था और किस तरह से भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है अमेरिकी टैरिफ को व्यापार अवसर में बदलना। तो किस प्रकार से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, जो सेक्शन लगा रहा है, उसको हम लाभ फ्रूटफुल बदल सकते हैं। ठीक है, तो यह एडिटोरियल जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिया गया है, द अपॉर्चुनिटी इन टैरिफ वार। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय आयात जो होते हैं उस पर 25% टैरिफ लगाया। साथ ही रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा सौदों से जुड़े जुर्माने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व भी करता है। ये उपाय न केवल द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि बहुध्रुवीय जो विश्व है, विश्व में जो उदारता की तरह से जो व्यापार हो रहा है, उसमें भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, निवेश वातावरण और व्यापक भू आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। ये जो है तत्कालिक चुनौतियां तो पेश करते ही हैं, साथ ही भारत को अपने विनिर्माण, व्यापार, विविधीकरण और दीर्घकालिक आर्थिक विकास रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करने का एक रणनीतिक अवसर भी देते हैं। ठीक है, तो अमेरिकी टैरिफ भारत के इकोनॉमी और व्यापार गतिशीलता को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो देखिए, फर्स्ट हो जाएगा पॉइंट कि कमजोर निर्यात बढ़त और संभावित विकास पे दबाव। तो भारत की जो निर्यात बढ़त थी, अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो वहां पे निर्यात कमेगा, तो उसको थोड़ा सा स्थिरता मिलेगी, कम होगा, और जो विकास हो रहा था भारत का उस पर भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ जो है वो भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए खतरा है, विशेष रूप से तब जिसमें आता है कपड़ा, समुद्री भोजन और रत्न जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में। तो जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं जैसे कि समुद्री भोजन, रत्न और कपड़ा, तो ये सारा में भारत जो प्रतिस्पर्धा करता है विश्व के अन्य देशों के साथ, इसमें कमी देखने को मिलेगा। अमेरिका जो है वो लगातार चौथे साल अर्थात 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, जिसका द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। अनुमान बताते हैं कि यदि अमेरिका की मांग में 50% की कमी आती है तो भारत का निर्यात 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक घट सकता है, जिससे क्या होगा कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर है उसमें 1% की कमी आ जाएगी। ठीक है, 1% पूरी कमी आएगी। इसके अलावा जो है टैरिफ लगाने से भारतीय रुपये का अवमूल्यन भी हो सकता है, इसके अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे आसियान देशों पर अमेरिका द्वारा कम टैरिफ लगाने से निर्यात ऑर्डर जो है भारत से वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो वियतनाम और इंडोनेशिया जो भी आसियान देश पे है उस पर अमेरिका कम टैरिफ लगाया है भारत के कंपैरिजन। तो इससे क्या हो रहा है, जो निर्यात है वो भारत से ना करके वो लोग कहाँ करेंगे, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, अमेरिका में, जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी और कम हो जाएगी। अब जो एसएमई है, लघु और मध्यम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके लिए भी जोखिम है। ठीक है, जैसे एसएमई ही जो है वस्त्र बनाते हैं, चमड़ा बनाता है, हस्तशिल्प, क्योंकि श्रम प्रधान देश है भारत, तो यहाँ पे श्रम रिलेटेड जो छोटे मोटे उद्योग हैं
इसमें जो है सीमित कार्यशील पूंजी और छोटे मार्जिन के साथ कार्य करते हैं। विशेष रूप से टैरिफ वृद्धि के प्रति संवेदनशील होते हैं और ये छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं वो बड़े बड़े तो बहुत इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, पर छोटे मोटे जो होते हैं उनको इफेक्ट पड़ता है। इन व्यवसायों को बढ़ी हुई लागतों के प्रबंधन में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है तो संभावित रूप से नौकरियां जो होती हैं वो जा सकती हैं, क्योंकि उनके पास लागत वृद्धि को वहन करने या फिर वैकल्पिक बाजारों की शीघ्रता से तलाश करने के लिए वित्तीय और तार्किक क्षमता का अभाव होता है। इसके साथ ही अमेरिका में चीनी वस्तुओं पर टैरिफ आधारित प्रतिबंधों के कारण चीन को भारत जैसे वैकल्पिक बाजारों में अधिशेष माल को डंप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ये अमेरिका के साथ नहीं कर सकता व्यापार, वहां पे टैरिफ ज्यादा है। तो जो कि चीन के पास जब अमेरिका में नहीं जाएगा माल उसका बिकेगा तो वो क्या करेगा, भारत जैसे देश में वो ज्यादा से ज्यादा माल को सप्लाई करेगा बहुत ही सस्ती कीमत पे। तो चूंकि चीप सस्ती कीमत पे यहाँ पे आएगा तो जो घरेलू उद्योग हैं भारत के तो वो तो अपना जो लागत है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे सप्लाई। तो इस प्रकार से जो घरेलू उद्योग हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उच्च विकास, अब देखिए एसएमई हम लोग देख लिए कि एसएमई किस प्रकार से प्रभावित होगा। नेक्स्ट है उच्च विकास वाले क्षेत्र में संभावित भेद्यता। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे उच्च जो सेक्टर के हैं वर्तमान में पारस्परिक टैरिफ के अधीन नहीं है, लेकिन बाद में दोनों क्षेत्रों को बड़े प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब अमेरिका क्षेत्रीय टैरिफ लागू करता है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उच्च मूल्य वाले जो क्षेत्र हैं उसमें भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हो सकती है। भले ही इन उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई योजनाओं के कारण तेजी से वृद्धि देखी गई हो। तो चूंकि जो एफडीआई है और पीएलआई दो योजना है तो इसके वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं चाहे फार्मा हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि मिला है, क्योंकि ज़्यादा इनको इन्वेस्टमेंट मिला तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद कर पाए और फिर ये अपना प्रोडक्ट को बाहरी देशों में निर्यात भी कर पाए। तो इससे क्या हुआ कि भारत की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की, लेकिन अभी क्या है कि अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो कमी देखने को मिलेगा। मूल्य श्रृंखला उन्नयन के लिए समझौता पूर्ण गुंजाइश। भारत कम मूल्य वाले निर्यातक जैसे कि कच्चा माल मध्यवर्ती से उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और डिजाइन आधारित निर्यात की ओर स्थानांतरित होने का प्रयास कर रहा है। यदि अमेरिकी टैरिफ खासकर अगर उच्च तकनीकी या सटीक इंजीनियरिंग वस्तुओं पर लागू किए जाते हैं तो भारत की जो मूल्य श्रृंखला है उसमें आगे बढ़ने की गति रुक सकती है। इससे भारत के कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में फंसने का खतरा है। इससे क्या होगा कि उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में सीमित हो जाएगी। अमेरिकी टैरिफ नीतियों को भारत को क्या रणनीतिक अवसर प्राप्त हो सकता है, तब इसे किस तरह से और ज्यादा अवसर मिलेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मेन पॉइंट अगर याद करें इसका तो अमेरिकी टैरिफ का जो है वो क्या कैसे प्रभावित करता है। तो पहला यहाँ पे हो जाएगा कि कमजोर निर्यात बढ़त और यहाँ पे भारत का विकास पे जो है वो दबाव बनेगा, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा ना कि लघु और मध्यम उद्योग जो है एसएमई है उनके लिए खतरा है। और तीसरा पॉइंट है कि जो उच्च विकास वाले क्षेत्र में लघु का बात किए तो उच्च विकास वाले क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे कंपनियों की भी बात होगी, तो इनको भी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में नुकसान देखने को मिलेगा। और चौथा पॉइंट है कि मूल्य श्रृंखला के लिए
और समझौता पूर्वक जो गुंजाइश वो भारत कम मूल्य वाले निर्यातक अर्थात कि कच्चा माल मध्यवर्ती से उच्च मूल्य विनिर्माण ये सारा का सारा स्थानांतरित होने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे शिफ्ट होने का प्रयास कर रहा है, जैसे इसका जो इफेक्ट है भारत में बहुत कम पड़े। अमेरिकी टैरिफ नीतियों से भारत को क्या रणनीतिक अवसर मिल सकता है? तो यहाँ देखिए, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति मजबूत करना, अमेरिका की मित्रता और चीन +1 रणनीतियों के बीच भारत के पास वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं जीबीसी में एक विश्वसनीय केंद्र बनने का अवसर है। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्र जो है एकीकरण के लिए तैयार है अभी भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और रक्षा के सेक्टर में भारत बहुत अच्छा कर सकता है। इसके अलावा भारत जो है औषधि भी यहाँ का बहुत पुराना है और बहुत किफ़ायती बनता है। तो सक्रिय औषधि अवयव एपीआई और तकनीकी वस्त्र जैसे उभरते क्षेत्रों का लाभ उठा सकता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उसकी भूमिका और बढ़ेगी तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। टैरिफ का प्रभाव भारतीय उद्योगों को अपनी गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी तत्परता और पैमाने को उन्नत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वे केवल अस्थायी संरक्षण की मांग करने के बजाय मजबूत दीर्घकालिक वैश्विक क्षमताओं का निर्माण की ओर भी अग्रसरित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सेवा और जो डेटा सेक्टर है इसमें कूटनीति के लिए रणनीतिक अवसर क्या हो सकता है? तो देखिए, जब अमेरिकी टैरिफ का मुख्य रूप से जो है वस्तुओं को लक्षित करते हैं, वे भारत को सेवा और डिजिटल वाणिज्य और सीमा पार डेटा प्रवाह की ओर व्यापार कूटनीति को पुनः संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक अवसर भी देते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां भारत अस्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त रखता है। भारत जो है वो डेटा संप्रभुता है, फिनटेक, इंटरऑपरेबिलिटी और डिजिटल कराधान से जुड़े मानदंडों को आकार देने के लिए ICET अर्थात महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उनका भी भारत जो है वो लाभ उठा सकता है। इससे भारत को क्या होगा, तो डिजिटल क्षेत्र जो है उसमें टैरिफ प्रतिक्रियाशीलता रुख से हट करके नियम निर्धारक भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो टैरिफ की वजह से जो प्रतिक्रियाशील है उससे भारत को धीरे धीरे शिफ्ट होना पड़ेगा और नियम निर्धारक भागीदार बनना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि घरेलू विनिर्माण और निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा। तो अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो इससे क्या होगा, निर्यात में विविधीकरण होगा, मतलब कि और अदर कंट्री में और अलग अलग फील्ड में, जैसे जिन फील्डों पर टैरिफ है उसके अलावा अदर जो फील्ड है उसमें निर्यात देखने को मिलेगा। तो टैरिफ लगाने का अमेरिका का निर्णय भारत को अपने घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने का अवसर भी देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो भी मतलब उत्पादन करने का वो शैली है, क्योंकि भारत के अमेरिका के मार्केट के साथ कंपटीशन करना है, तो उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा विशेष रूप से मजबूत जो विनिर्माण बनाने का आवश्यकता होगा, विशेष रूप से ऑटो घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक मशीनरी जैसे क्षेत्रों में। यहाँ पे चीन के निर्यात पर टैरिफ ने नए प्रतिस्पर्धी अवसर उत्पन्न किए हैं। ठीक है, तो इन सेक्टर में चूंकि चाइना का बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बहुत किफायती मिल जाती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, और ऑटो वगैरह भी और औद्योगिक मशीनरी भी। भारतीय विनिर्माताओं को चीन द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से जो है वो लाभ हो सकता है, जो टैरिफ युद्ध के कारण जोखिम में है। तो जो भारतीय विनिर्माता हैं, जो निर्माण करने वाले हैं, उनको चीन द्वारा अमेरिका को जो किए जाने वाले 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से लाभ हो सकता है, क्योंकि चीन पर भी वहाँ पे भी बैन किया गया है, टैरिफ ज़्यादा लगाया गया है। तो यह टैरिफ युद्ध के कारण जोखिम में है, तो उससे क्या होगा कि अमेरिका जो चाइना जो है तो वो वहाँ से निर्यात हटा करके बल्कि
अदर कंट्री में, जैसे भारत जैसे सेक्टर में करेगा। एग्जाम्पल के लिए भारत का ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र टैरिफ तटस्थ क्षेत्रों में परिचालन स्थापित करके या प्रत्यक्ष निर्यात बढ़ा के विकसित हो सकता है। ठीक है, तो ऑटो वगैरह सेक्टर में भी यहाँ पे निर्यात हो सकता है। जो चीजें अमेरिका करता था चीन को निर्यात, वो चीजों में भारत अपना विनिर्माण को बढ़ावा देगा और भारत से वो चीजें जो है जो अमेरिका जाते थे अब कहाँ चले जाएंगे, चाइना चले जाएंगे। वैकल्पिक साझेदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता भारत को वैकल्पिक साझेदार जैसे कि यूरोपीय यूनियन, एशियान जो भी एशियान देश हैं, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन जो है देश हैं, उनके साथ व्यापार में तेजी लाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगा दिया तो जो अन्य देश हैं उनके साथ व्यापार कर सकता है। इस रणनीति का उद्देश्य होगा भारत के निर्यात बाजारों में विविधता लाना, अमेरिका पर निर्भरता कम करना और अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका केंद्रित जो जोखिम है उससे बचाना कि अमेरिका को कोई भरोसा नहीं है कब क्या करेगा। इन व्यापार संबंधों को मजबूत करके भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को सुरक्षित रख सकता है तथा निवेश और बाजार पहुंच के लिए एक नए रास्ते खोल सकता है। इससे क्या होगा, तो इससे वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच में एक दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि किसी भी एक देश के साथ ज़्यादा व्यापारिक रूप से निर्भर रहना, क्योंकि अभी सभी देश लगभग वो अनस्टेबल हैं। वो कोई देश जैसे कि अपनी नहीं होता है, घर में कोई पड़ोसी देख के खुश नहीं होता है, तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं रिलेशन बना के रखना है कि बहुत ज़्यादा व्यापार करें। अगर वो बंद कर दिया तो हमारा व्यापार ठप पड़ जाए, इसलिए उसको विविधीकरण करते रहना है। वैश्विक टैरिफ बदलावों के बीच में व्यापार लाभ को अधिकतम करने के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है। तो देखिए क्या उपाय अपनाया जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि घरेलू विनिर्माण और नवाचार को मजबूत करना। जो घरेलू जो देश के अंदर की जो इनोवेटिव कैपेसिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको और मजबूत करना। भारत को अपने उद्योगों को वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्नत जो है विनिर्माण प्रौद्योगिकी और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, अनुपालन और नवाचार को बढ़ाना होगा। इसके अलावा आयात पे जो है अत्यधिक निर्भरता को रोकने के लिए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई और सौर मॉड्यूल में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट है कि व्यापार कूटनीति और मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था घरेलू जो विनिर्माण है और नवाचार है उसको मजबूत करना। तो घरेलू जो निर्माण कैपेसिटी है, जो उसकी इनोवेशन कैपेसिटी है, उसको मजबूत करना। सेकेंड है व्यापार कूटनीति और मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देना। तो भारत को टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपीय संघ और आसियान देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें बातचीत में तेजी लानी चाहिए। यह समझौते बाजार पहुंच और टैरिफ में कटौती की पेशकश कर सकता है। इसे अमेरिकी टैरिफ के बोझ से कम किया जा सकता है। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पे बात करना चाहिए। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन और उच्च तकनीकी विनिर्माण जैसे क्षेत्र को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र वैश्विक स्थिरता प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं और दीर्घकालिक विकास क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त एक संशोधित भारत अमेरिकी व्यापार समझौते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसका लक्ष्य व्यापक दीर्घकालिक संरेखन हो और अस्थायी टैरिफ वार्ताओं से आगे बढ़ करके गैर टैरिफ जो बाधा है, निवेश है, प्रवाह है और नीतिगत लचीलापन है उसको संबोधित करेगा। ठीक है, तो भारत जो अमेरिका व्यापार समझौते को प्राथमिकता देनी चाहिए कि किस प्रकार से समझौता हो जाए और जो दीर्घकालिक संरेखन है, अस्थायी टैरिफ है, उसको
धीरे धीरे उसमें मतलब लचीलापन हो जाए उसकी नीतियों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर ना रहे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में विस्तार करने की बजाय भारत को क्षैतिज विविधीकरण, नए क्षेत्र और ऊर्ध्वाधर उन्नयन, उच्च मूल्य वाले चरणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसके अलावा भारत क्या कर सकता है, तो क्षैतिज विविधीकरण को बढ़ा सकता है, नए नए सेक्टर, नए नए फील्ड में काम कर सकता है। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर उन्नयन, उच्च मूल्य वाले चरण को प्राथमिकता दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो कच्चे वस्त्र हैं उसके निर्यात के बजाय भारत को ब्रांडेड परिधान या स्मार्ट फैब्रिक्स पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, टैरिफ लगा भी है, तो जो ब्रांडेड है उसकी वजह से लोग परचेज करते हैं, ठीक है। एसएमई को समर्थन देना और कमजोर क्षेत्रों को संरक्षण देना। तो एसएमई जो है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसको विशेष रूप से वस्त्र और समुद्री खाद्य क्षेत्र में ब्याज दर में छूट और निर्यात प्रोत्साहन जैसे उपायों के माध्यम से लक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। क्षेत्र विशिष्ट प्रतिक्रिया से एसएमई जो है उसके लिए बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। जैसे क्या होगा, समुद्री खाद्य उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे उद्योगों को समर्थन शामिल है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो एसएमई छोटे सेक्टर को अगर समर्थन देगा, फाइनेंशियल, और जो कमजोर सेक्टर है उनको संरक्षण किया जाएगा, तो ये भी क्या कर सकते हैं, जो वित्तीय लक्ष्य है भारत का जीडीपी ग्रोथ वगैरह, उसमें कमी नहीं होगा बल्कि वो मेंटेन रहेगा। तो अमेरिका का जो भी है उससे इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही निजी क्षेत्रों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने, गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाने और भविष्य के लिए एक कार्य बल विकसित करने के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में आगे आने होगा। तो जो भी निजी सेक्टर के लोग हैं उनको और ज्यादा इनोवेशन करने की और ज्यादा जो है भविष्य के लिए एक ऐसी कार्यबल विकसित करने की आवश्यकता है जो और बेहतर जो है अनुसंधान कर सकें। राज्य और उद्योग के बीच यह तालमेल उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट, चीन की डंपिंग क्या नीति है, तो चीन की डंपिंग के विरुद्ध रणनीतिक समुत्थानशीलता किया जा सकता है कि क्योंकि चीन के पास भी बहुत सारे सामान हो जाएंगे, तो सस्ते दाम पे भारत में डंप करेगा, तो उसके लिए भारत किस तरह से सजग रह सकता है। तो भारत को इस्पात, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में चीन के अति उत्पादन के जोखिम का मुकाबला करना पड़ सकता है। इसके लिए विश्व व्यापार संगठन के एंटी डंपिंग समझौते के अनुरूप कठोर एंटी डंपिंग नीतियां लागू करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस्पात और रसायन और इलेक्ट्रॉनिक वैसे भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक हर जगह मार्केट में छाया हुआ रहता है, और रसायन और इस्पात और बहुत ही मतलब इजीली ये भारत को पीछे छोड़ सकता है डंपिंग करके। तो भारत को एक वास्तविक समय टैरिफ निगरानी प्रणाली जो है उसको लागू करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घरेलू उद्योगों को चीनी उत्पादकों के आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीतियों से बचाया जा सके। भारत जो है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सौर पैनलों पे आयात शुल्क लगाता है। विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सौर पैनल, ठीक है, इस पे आयात शुल्क लगाता है और यह एक उपयोगी मिसाल के रूप में कार्य करता है, जिससे क्या होगा कि बाहर के जो भी सौर उपकरण है वो देश के अंदर नहीं परचेज हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे आयात शुल्क लगा हुआ रहता है, ठीक है। नीतिगत सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन, तो और नीति बना करके संरचनात्मक जो है प्रक्रिया उसमें परिवर्तन करके भी अवसर के रूप में बदला जा सकता है। तो भारत को अपने बुनियादी ढांचे, रसद और ऊर्जा विश्वसनीयता में सुधार पे ध्यान देना चाहिए, ताकि कारक जो लागत है वो कम हो और व्यापार करने में आसानी हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियाद होता है ना, बुनियाद ही मजबूत ना हो तो घर कब तक टिकेगा बताइए। तो बुनियाद मजबूत करना है, उसके लिए बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रसद है
अर्थात खाने पीने की चीजें हैं जो ऊर्जा विश्वसनीयता है उसमें सुधार करना आवश्यक है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि टैरिफ जो वृद्धि है इसके बावजूद भारतीय सामान प्रतिस्पर्धी बने रहे हैं। भूमि अधिग्रहण आधुनिकीकरण, एमएसएमई के लिए ऋण पहुंच और विनियामक दक्षता सहित संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक विनिर्माण विकास के लिए अनुकूल व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भी आवश्यक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, तो बढ़ते टैरिफ के बीच वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में भारत के पास व्यापार संबंधों को और बेहतर बनाने और आर्थिक अनुकूलता बढ़ाने का एक अनूठा अवसर है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बहुत सभी देश अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टैरिफ बढ़ा रहे हैं, अमेरिका तो अलग ही लगा चुका है, तो भारत के पास क्या है, भारत ऐसे स्थिति में क्या कर सकता है, जब व्यापार जो संबंध है ना उसको और बेहतर बना सकता है और आर्थिक अनुकूलता बढ़ाने का एक अनूठा अवसर है। क्षेत्रीय जो विकास है, तकनीकी प्रगति है और क्षेत्रीय व्यापार साझेदारियां, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। भारत बदलते वैश्विक परिदृश्य का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा सतत विकास, क्षमता निर्माण और नवाचार संचालित विकास पे रणनीतिक जोर दे करके भारत क्या कर सकता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी बन सकता है और नेतृत्वकर्ता बन करके अपनी स्थिति में एक अहम सुधार देखने को इसको मिलेगा भारत को। ठीक है, तो इसी के साथ अमेरिका टैरिफ जो है किस प्रकार से भारत अवसर के रूप में उठा सकता है, ये जो टॉपिक था वो द एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट कोई भी अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बस ज़्यादा नहीं, डेली का एक टॉपिक पढ़ लेंगे, ताकि एडिटोरियल वैसे भी पढ़ना चाहिए। तो एडिटोरियल हम अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो उससे बेहतर है ना कि मैगजीन से हम पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, एक कम्प्रिहेंसिव माइंडसेट बिल्डअप होगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 25 मिनट लगा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।